हेलो दोस्तों, आज है 25 जून 2025 और आज के द हिंदू के एडिटोरियल पेज पे जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, मैं बहुत विस्तार से एक बार फिर से उनको आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दोस्तों, आज के आर्टिकल्स में हम सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम एशिया में शक्ति संतुलन के बारे में, कि किस तरीके से ईरान और अमेरिका के संघर्ष के बाद पश्चिम एशिया में शक्ति संतुलन में तब्दीली देखने को मिली है और इस शक्ति संतुलन में परिवर्तन का लाभ सबसे ज़्यादा किसको मिला है, हम इस टॉपिक पे भी बात करेंगे। इसके साथ साथ हम शहरी नौकरशाही में लैंगिक समानता की बात करेंगे। हम देखेंगे कि किस तरीके से राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलने के बावजूद प्रशासनिक तंत्र में महिलाओं की अल्प भागीदारी ने एक नई समस्या पैदा की है और इस नई समस्या को पैदा करने में महिला अधिकारियों की क्या भूमिका हो सकती है, वो किस तरीके से नीति निर्माण में एक सहानुभूतिपूर्ण रवैया को शामिल कर सकते हैं और इस तरीके से कानून व्यवस्था में, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था में लोगों के विश्वास को बनाए रखने में महिला अधिकारियों का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। तो इन सारी बातों पे हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे महिला सशक्तिकरण के बारे में, क्योंकि आप देखेंगे कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के पहली महिला अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। इसके साथ साथ हम ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के बारे में भी बात करेंगे और जिस जहाज के माध्यम से, जिस उस B2 जो था उसके माध्यम से जो अटैक किया गया, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं। और हर आर्टिकल के लास्ट में दोस्तों हमेशा की तरह आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेगा। उन क्वेश्चन का आंसर लिख के आप मेरे यूपीएससी के आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। इस आंसर राइटिंग का आपको दोस्तों काफ़ी लाभ होगा और ये लाभ आपको अभी नहीं, जब आप लगातार 20 दिन तक लिखेंगे तो 21वें दिन आपको ये एहसास होगा कि आप बहुत अच्छा आंसर लिखने लगे। तो बढ़ते हैं आज के पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ये जो आर्टिकल है ये पश्चिम एशिया में एक नए संतुलन के बारे में बात करता है और ये बताता है कि दुनिया के लिए शांति की उम्मीद कितना हद तक है। तो ये आर्टिकल आपके जीएस पेपर 2 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध से, वैश्विक राजनीति से और भारत की विदेश नीति से जुड़ता है। साथ ही साथ आप देखेंगे ये आपके जीएस पेपर 3 के आंतरिक सुरक्षा वाले टॉपिक से भी जुड़ता है, परमाणु नीति वाले टॉपिक से भी जुड़ता है और रक्षा सहयोग वाले टॉपिक से भी जुड़ता है। तो सबसे पहले इस पूरे आर्टिकल का हम कॉन्टेक्स्ट समझते हैं, इसका संदर्भ समझते हैं। तो ये जो आर्टिकल है दोस्तों, ये ईरान और इजराइल के बीच जो हमें हाल ही में युद्ध विराम देखने को मिला है, उसी के पृष्ठभूमि में लिखा गया है। इस आर्टिकल में पश्चिम एशिया में जिस तरीके से भू राजनीतिक स्थिति बदल रही है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का शरण हो रहा है, परमाणु और प्रसार और भारत के लिए रणनीतिक निहितार्थ क्या है, इन सारी बातों का विश्लेषण किया गया है। तो इस पूरे आर्टिकल को दोस्तों हम अलग अलग प्रश्नों के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पश्चिम एशिया में जो शक्ति संतुलन बदला है वो क्यों बदला है और इसका सबसे बड़ा लाभ किसको मिला है। तो देखिए, ईरान की परमाणु सुविधाओं पर जब इसराइल ने हमला किया है, तो इस हमले को हालांकि प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक कहा गया था और ये सही भी है, क्योंकि इसराइल ने तो ये कह के हमला किया कि हम आत्मरक्षा के लिए हमला कर रहे हैं, लेकिन दुनिया भर के विशेषज्ञों ने इसे आत्मरक्षा की बजाय इसे आक्रामकता माना, अग्रेशन माना। तो इस पूर्व खतरे की प्रतिक्रिया के बाद जो है ईरान के ऊपर अमेरिका ने भी हमला किया और इस वजह से ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला एक सैन्य अभियान बन जाता है। तो इस हमले के बाद ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट करने की जो बात सामने आ रही है, उसका परिणाम ये निकला है दोस्तों कि अब इसराइल पश्चिम एशिया की एकमात्र घोषित परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित हो गया है और इस पूरे घटनाक्रम की वजह से जो क्षेत्रीय शक्ति संतुलन है वो इसराइल के पक्ष में अब झुक चुका है। तो ईरान पर जब हमले हुए तो ईरान के जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर किए हुए उसके सहयोगी थे, जिसमें आप रूस को देखेंगे, चीन को देखेंगे, खाड़ी देशों को देखेंगे, इन्होंने क्या भूमिका निभाई ये भी हमारे लिए जानने की बात है। तो देखिए दोस्तों, रूस और चीन ने हाल के वर्षों में ईरान के साथ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन इसके बावजूद जब ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला हुआ, ईरान पर इसराइल का हमला हुआ, तो उन्होंने कोई सक्रिय हस्तक्षेप नहीं किया। इसके अलावा खाड़ी देशों ने भी मौन समर्थन या चुप्पी दिखाई। तो इस तरीके से इन सभी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पर हस्ताक्षरकर्ता देशों ने और खाड़ी देशों ने अपनी रणनीतिक चुप्पी अपनाकर अमेरिका इजराइल को ईरान पर हमला करने का अप्रत्यक्ष समर्थन दे दिया है। तो ईरान पर इस हमले के बाद सवाल ये उठता है, क्या अब ईरान एनपीटी से बाहर निकल सकता है और अगर निकलता है तो उसके क्या परिणाम होंगे। देखिए, ईरानी संसद जो है दोस्तों अब एनपीटी से बाहर निकलने पर विचार कर रही है और ताकि वह परमाणु हथियार को अब विकसित कर सके।
अब अगर ईरानी संसद एनपीटी से बाहर निकलने का विचार करती है तो इससे एनपीटी की विश्वसनीयता को भारी आघात पहुंचेगा और इसके बाद पश्चिम एशिया के क्षेत्र में जो एक परमाणु हथियारों की दौड़ भी शुरू हो सकती है, जिसके कारण संपूर्ण विश्व की शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के लिए इन सब के लिए गंभीर चुनौती सामने आ सकती है। तो दोस्तों, इसराइल ने जिस तरीके से ईरान पर हमला किया, क्या इजराइल की इस नीति में हमें कोई दोहरा मापदंड देखने को मिलता है? अगर मिलता है तो वो क्या है, आइए समझते हैं। देखिए, ईरान खुद नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का सदस्य नहीं है, लेकिन उसके पास गुप्त रूप से परमाणु हथियार है। तो ईरान एक तरफ दूसरे देशों को रोकने के लिए आक्रामकता दिखाता है, लेकिन दूसरी तरफ वो चाहता है कि उसका खुद पर कोई भी नियंत्रण, उसके खुद के परमाणु हथियारों पर कोई और नियंत्रण ना करे। तो इस वजह से हमें अंतर्राष्ट्रीय नीति में निष्पक्षता और नैतिकता की कमी देखने को मिलती है, और इसी वजह से इसराइल के परमाणु नीति के दोहरे मापदंड की पूरे विश्व में आलोचना भी हो रही है। तो दोस्तों, इसराइल के इस आक्रमण के बाद क्या गाजा और वेस्ट बैंक में इसराइल द्वारा संभावित अधिग्रहण एक नया संकट बन सकता है? तो देखिए, नेतन्याहू की जो पूर्ण यहूदी राज्य की परिकल्पना है, जिसको हम इरेज इजराइल कहते हैं, तो इस परिकल्पना में फिलिस्तीन का कोई वजूद नहीं है। अब फिलिस्तीनियों को नागरिक अधिकार नहीं देना खुले तौर पर एक रंगभेदी राज्य की ओर संकेत करता है, और इस वजह से हो सकता है कि इस क्षेत्र में फिर से विद्रोह, आतंकवाद और अस्थिरता की लहर पैदा हो जाए, और ये जो क्षेत्र है एक बार फिर से एक लंबे संकट के दौर में प्रवेश कर जाए। तो दोस्तों, इस पूरे प्रतिक्रिया के दौरान भारत की क्या भूमिका रही है, भारत की क्या प्रतिक्रिया रही है, ये भी जानना हमारे लिए ज़रूरी होता है। अब देखिए, भारत ने इन दोनों पक्षों से डी एस्केलेशन की अपील की, लेकिन भारत ने किसी भी पक्ष को दोषी नहीं ठहराया। इसके पीछे का कारण यह है कि भारत के ईरान के साथ भी और भारत के इजराइल के साथ भी कूटनीतिक संबंध है। तो भारत ने इन दोनों देशों के बीच में जो कूटनीतिक संबंध है उसके बीच एक संतुलन बनाए रखने की कोशिश की है। अब भारत ने डीएस्केलेशन की जो अपील की है, ये उसी टाइप की अपील है जो बाकी वैश्विक शक्तियां भारत को कहती हैं जब भारत और पाकिस्तान के बीच कोई संकट उभर के आता है, कि दोनों पक्ष तनाव कम करें। तो भारत ने भी ईरान और इसराइल के संदर्भ में भी यही कहा है कि दोनों पक्ष तनाव कम करें। तो इस पूरे चर्चा का निष्कर्ष क्या निकलता है? देखिए, ईरान इजराइल संघर्ष और अमेरिका की भूमिका ने ये बात तो कम से कम स्पष्ट कर दिया है कि आज की वैश्विक व्यवस्था में ताकतवर देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते, वो जब चाहें तब उसका उल्लंघन कर देते हैं। तो यदि अब क्षेत्रीय देशों, खासकर खाड़ी देशों और भारत जैसे संतुलित शक्तियों ने पहल नहीं की, तो इसकी वजह से ये हो सकता है कि ये जो डी एस्केलेशन है वो एक अस्थायी शांति भर साबित हो सकती है, और ये पूरा का पूरा क्षेत्र एक लंबे संकट के दौर में प्रवेश कर जाएगा। तो ये दोस्तों इस आर्टिकल में कही गई मुख्य बातें थी जिसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की। अब इस पूरी चर्चा के आधार पे आप इस प्रश्न का उत्तर लेके मेरे यूपीएससी के आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे पोस्ट करते रहते हैं आंसर, और फिर वहाँ पे जब आप आंसर पोस्ट करेंगे तो आप दूसरे बच्चों के आंसर को भी देख पाएंगे। इस वजह से आपको एक नया पर्सपेक्टिव भी वहाँ पे देखने को मिलेगा, आपको अपनी आंसर राइटिंग को सुधारने का भी मौका मिलेगा। अब मैंने आपको दोस्तों बताया कि भारत के ईरान और भारत के इजराइल, इन दोनों देशों के साथ संबंध है। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे मुख्य क्षेत्र हैं जहां पे भारत और ईरान के बीच में और भारत और इजराइल के बीच में संबंध है। सबसे पहले हम भारत ईरान संबंध देखेंगे, वो भी हाल की प्रमुख घटनाओं की पृष्ठभूमि में। दोस्तों, मई 2024 में भारत और ईरान ने चाबहार पोर्ट के विकास और संचालन के लिए एक 10 वर्षों का दीर्घकालिक समझौता किया। अब इस चाबहार पोर्ट का संचालन भारतीय कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड करेगी। अब चाबहार बंदरगाह भारत के लिए इसलिए भी ज़रूरी है, एक तो ये हमें अफगानिस्तान में सीधी पहुंच प्रोवाइड करवाता है, दूसरा अफगानिस्तान के माध्यम से मध्य एशिया में अपनी पहुंच सुनिश्चित कर सकते हैं, तीसरा, अब मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देख सकते हैं, ये भारत का कांडला पोर्ट है, ये आपका चाबहार पोर्ट ये रहा। इसका तीसरा महत्व यह है कि ये ग्वादर बंदरगाह से काफ़ी पास है। अब ग्वादर बंदरगाह पर हाल के कुछ वर्षों में चीन की गतिविधियां काफ़ी बढ़ गई है। तो चाबहार बंदरगाह पर हमारा नियंत्रण होने से, चाबहार बंदरगाह का एक्सेस मिलने से, हम इस ग्वादर बंदरगाह पर चीन की जो गतिविधियां हैं उसको नियंत्रित कर सकते हैं, उसकी गतिविधियों की निगरानी कर सकते हैं। तो इस वजह से भी ये चाबहार बंदरगाह हमारे लिए काफ़ी महत्व का हो जाता है। तो पहला जो सहयोग का क्षेत्र है वो चाबहार बंदरगाह पर भारत ईरान दीर्घकालिक समझौता है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि अमेरिका ने हालांकि इस समझौते को लागू करने से रोकने की पूरी कोशिश की थी और भारत को काटसा लगाने की चेतावनी दी थी। दोस्तों, काटसा का फुल फॉर्म होता है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट,
जब भी कोई देश पक्ष में अमेरिका के विपक्ष में कोई निर्णय लेता है तो अमेरिका हमेशा इस अधिनियम का इस्तेमाल करके उस पर प्रतिबंध लगाने की चेतावनी देता है। तो भारत ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि ये हमारी एक रणनीतिक वाणिज्यिक भागीदारी है और भारत ने इस चेतावनी को नज़रअंदाज करते हुए ईरान के साथ 10 वर्षीय दीर्घकालिक समझौता कर लिया। तो पहला भारत ईरान के बीच में जो मुख्य क्षेत्र है जहां पे सहयोग देखने को मिलता है वो है चाबहार बंदरगाह। फिर दूसरा हम देखते हैं हाल ही में ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। इसमें क्या है कि भारत की जो वैश्विक संकट प्रतिक्रिया क्षमता है उसको भी दर्शाया गया कि किस तरीके से अगर वैश्विक संकट उभर के आता है तो हम अपने प्रतिक्रिया दे सकते हैं, और इतने तनाव के बीच में भी भारत ने 2800 से ज़्यादा भारतीयों को ईरान से निकाला है। तो फिर इस वजह से भारत ने क्या किया है कि ईरान और इसराइल दोनों के साथ डीएस्केलेशन की अपील भी की, लेकिन किसी के पक्ष में या विपक्ष में बयान नहीं दिया है। तो ये हमारी रणनीतिक स्वायत्तता को भी दर्शाता है। इसके अलावा आप आईएनएसटीसी में देखेंगे भारत और ईरान के बीच में सहयोग की गुंजाइश है, क्योंकि आईएनएसटीसी का अगर आप लोकेशन देखें दोस्तों, ये रहा, ये इंडिया है और यहाँ से ये रहा आईएनएसटीसी का रास्ता जो ईरान अजरबैजान होते हुए रशिया तक जाता है। अब आप स्टैंडर्ड रूट देखेंगे तो हमें यहाँ से ऐसे करके रेड सी होते हुए मेडिटेरेनियन होते हुए फिर यहाँ से ऐसे करके हमें जाना पड़ता था। अब इतनी लंबी दूरी को आईएनएसटीसी ने काफ़ी ज़्यादा छोटा कर दिया। तो इस आईएनएसटीसी के संचालन के लिए ईरान एक महत्वपूर्ण भागीदार है। अजरबैजान से होकर भी ये गुजरता है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में हमें उभर के आता है। तो ये बातें हमने ईरान के और भारत के संदर्भ में देखी। पहला तो हमने चाबहार बंदरगाह के संबंध में देखा, फिर हमने देखा कि ऑपरेशन के माध्यम से 2800 से ज़्यादा भारतीयों को ईरान से बाहर निकाला गया है। इसके साथ साथ हमने आईएनएसटीसी में सहयोग के बारे में भी ईरान और भारत के संबंधों की बात की। फिर हम देखते हैं कि ईरान के साथ भारत के ऊर्जा संबंध भी हैं। देखिए, भारत 2018 से पहले बड़ी मात्रा में ईरान से कच्चा तेल आयात करता था, लेकिन 2018 के बाद से अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भारत का आयात रुक गया है। अब हालांकि भारत ने 2025 में फिर से तेल आपूर्ति शुरू करने पर विचार किया है, और ये तेल आपूर्ति तब शुरू की जाएगी जब एक वैकल्पिक भुगतान प्रणाली बनेगी जिसमें हम रुपया रियाल व्यापार होता देखेंगे। तो इस तरीके से ईरान भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा के एक वैकल्पिक स्रोत के रूप में फिर से उभर सकता है। इसके अलावा भारत और ईरान के बीच में हमें धार्मिक सांस्कृतिक सहयोग भी देखने को मिलता है। देखिए, ईरान भी एक शिया बहुल राष्ट्र है और भारत में भी शिया समुदाय हमें देखने को मिलते हैं, खासकर लखनऊ में और हैदराबाद में। तो इस वजह से ये भारत ईरान से सांस्कृतिक रूप से जुड़ जाता है। साथ ही हाल में भारत ईरान ने पारंपरिक चिकित्सा पर, फारसी भाषा पर, इस्लामी विद्वता पर, इन सब पर साझा शोध कार्यक्रमों में समर्थन भी किया है। फिर ईरान में भारत की सॉफ्ट पावर को लेके भी हमारे हित हैं। जैसे भारत की फिल्में, संगीत, योग और आयुर्वेद, ये सारे ईरान में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हैं। इसके अलावा भारतीय विश्वविद्यालयों में भी आप देखेंगे ईरानी छात्रों की बड़ी संख्या है। तो ये दोस्तों भारत और ईरान के बीच में संबंध के मुख्य क्षेत्रों पे मैंने चर्चा की। अब देखते हैं भारत और इसराइल के बीच में कैसे संबंध है और हाल की घटनाएं कौन कौन सी है। तो दोस्तों 1992 में भारत और इसराइल के बीच में पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। अब उन प्रमुख क्षेत्रों की बात करें जिन क्षेत्रों में हमें भारत और इसराइल के बीच में सहयोग देखने को मिलता है, तो उसमें सबसे पहला है हमारा रक्षा सहयोग। अब देखें कि इसराइल भारत को आधुनिक रक्षा तकनीक का एक बड़ा आपूर्ति करता है, जिसमें आप बराक 8 मिसाइल प्रणाली देखेंगे जिसकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये दोस्तों ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे आपको हेरॉन ड्रोन देखने को मिलेगा, स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल देखने को मिलेगा। हेरॉन ड्रोन दोस्तों आप ये यहाँ पे इस तस्वीर में देख सकते हैं, ये हेरॉन ड्रोन है। इसके साथ साथ आपको फैल्कन एवैक्स रडार प्रणाली भी देखने को मिलेगी जिसकी तस्वीर आप ये देख सकते हैं। तो इसके साथ साथ कई सारे साझा रक्षा अनुसंधान और उत्पादन में भी सहयोग हमें देखने को मिलता है जो डीआरडीओ और इजरायली कंपनियों के बीच में देखने को मिलता है। तो रक्षा के अलावा कृषि और जल प्रौद्योगिकी में भी ईरान और इसराइल के बीच में अच्छे संबंध है। माफ कीजिएगा, भारत और इसराइल के बीच में अच्छे संबंध है। इसराइल की मोर क्रॉप पर ड्रॉप की जो नीति है वो भारत में काफ़ी लोकप्रिय हुई है। 2024 तक भारत में 30 से ज़्यादा भारत इसराइल कृषि उत्कृष्टता केंद्र स्थापित हो चुके हैं। साथ ही साथ सूक्ष्म सिंचाई पर, जल पुनर्चक्रण पर, जल संरक्षण पर और शुष्क कृषि में भी सहयोग देखने को मिलता है।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत इजराइल संबंध की बात करें तो आईआईटी और इजरायली विश्वविद्यालयों के बीच अनुसंधान सहयोग चलते रहते हैं। इसके अलावा भारत और इजराइल की संयुक्त स्टार्टअप परियोजनाएं हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में, नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और एग्रो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी देखने को मिलती है। इसके अलावा अंतरिक्ष सहयोग भी हमें भारत इजराइल के बीच में देखने को मिलता है, क्योंकि इसरो और इजराइल स्पेस एजेंसी के बीच में डेटा साझा करना, रिमोट सेंसिंग और कृषि आधारित उपग्रह तकनीक पर साझेदारी, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा ऊर्जा और पर्यावरण, इन क्षेत्रों में भी हमें भारत और इजराइल के बीच में एक अच्छा संबंध देखने को मिलता है। आप देखेंगे सौर ऊर्जा, समुद्री जल शुद्धिकरण और अपशिष्ट प्रबंधन तकनीक, इन सब पर भारत और इजराइल की कई सारी कंपनियों के बीच में साझेदारी है। साथ ही साथ भारत और इजराइल के संयुक्त पायलट प्रोजेक्ट्स भी चलते हैं, जैसे रेगिस्तानी क्षेत्रों में आप देखेंगे सौर जल संयंत्रों की स्थापना है। तो हालिया घटनाक्रम हम देखते हैं कि भारत और इजराइल के बीच में कैसे रहे। देखिए, इजराइल ने गाजा पर आक्रमण किया तो गाजा युद्ध के दौरान भारत का इजराइल के प्रति एक संतुलनपूर्ण रुख रहा था। भारत ने हालांकि डिस्कलेशन की अपील की थी, मानवीय सहायता की वकालत भी की थी, लेकिन इसराइल के साथ अपने रणनीतिक संबंध भारत ने बनाए रखे। इसके अलावा भारत ने गाजा संकट के दौरान इसराइल के साथ रक्षा सप्लाई भी नहीं रोकी। फिर 2025 में भारत इसराइल रक्षा मंत्री स्तरीय वार्ता देखने को मिलती है। ये वार्ता नई दिल्ली में हुई थी और यहाँ पे द्विपक्षीय डिफेंस रोड मैप 2030 पर सहमति बनी और भारत में भविष्य में संयुक्त रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने की योजना भी बनाई गई। इसके साथ साथ आईआईटी और तेल अवीव सहयोग समझौता हमें देखने को मिला, जो कि कृषि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, जलवायु स्मार्ट फसलों पर, सिंचाई तकनीक पर संयुक्त अनुसंधान की बात करता है। फिर आतंकवाद के विरुद्ध हमें साझेदारी देखने को मिली, क्योंकि दोनों देशों ने हाल ही में जो साइबर आतंकी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई है उस पर काम किया है, उस पर साझेदारी की है। हवाई अड्डा सुरक्षा पर भी दोनों देशों ने योजना बनाई है। इसके साथ साथ भारत में इजरायली निवेश भी काफ़ी बढ़ा है, तो ये भी बताता है कि भारत और इजराइल के जो संबंध है वो हालिया कुछ वर्षों में काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्थिति में पहुंच चुके हैं। तो ये दोस्तों इस पूरे आर्टिकल का क्रक्स था। अब आप, मैंने जो आपसे मेंस के क्वेश्चन को पूछा है, अब आप उस प्रश्न के साथ न्याय कर सकते हैं। तो ये दोस्तों पहला आर्टिकल था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा। अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे हम शहरी नौकरशाही में लैंगिक समानता की आवश्यकता पर बल देने की बात की जा रही है, हम वो देखेंगे। तो ये जो आपका आर्टिकल है ये आपके जीएस पेपर 1 में भारतीय समाज और लैंगिक मुद्दे से, पेपर 2 में शहरी प्रशासन और महिला सशक्तिकरण से और पेपर 3 में बजटिंग एवं योजना तथा समावेशी विकास से जुड़ता है। सबसे पहले हम इस आर्टिकल के संदर्भ को समझते हैं। देखिए, भारत एक तीव्र शहरी संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। 2050 तक भारत की आधी से ज़्यादा आबादी शहरों में रहने लगेगी। तो ऐसे में शहरी शासन, शहरी नियोजन और सेवाओं का समावेशी होना अत्यंत आवश्यक है। तो भारत में महिलाओं को स्थानीय निकायों में आरक्षण के माध्यम से हालांकि राजनीतिक प्रतिनिधित्व तो मिल चुका है, क्योंकि आप देखेंगे 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से महिलाओं को कम से कम 33% स्थानीय निकायों में आरक्षण देने की बात है। कई कई राज्यों में तो आपको ये आरक्षण 50% तक भी देखने को मिलता है। लेकिन राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलने के बावजूद प्रशासनिक तंत्र में, जैसे नगर निगम विकास प्राधिकरण, परिवहन बोर्ड, इन सब में महिलाएं जो हैं वो नगण्य संख्या में है। तो ये आर्टिकल इस बात पे प्रकाश डालता है कि भारत के शहरी प्रशासन में लैंगिक समानता आखिर क्यों ज़रूरी है और इस लैंगिक समानता को सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं। तो इस आर्टिकल को भी हम प्रश्नों के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं शहरी शासन में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ने के बाद नौकरशाही में उनकी क्या स्थिति है। देखिए, हमारे देश के अंदर जब 1992 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन आया था तो उसने महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात की थी। 17 राज्यों में ये आरक्षण 50% है, ये आपको ध्यान में रखना है। आज स्थानीय संस्थाओं में 46% महिलाएं निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, लेकिन प्रशासनिक ढांचा अभी भी हमारे देश में पुरुष प्रधान बना हुआ है। इस वजह से महिलाओं की जो निर्णय लेने की भूमिका है वो कमजोर बनी हुई है। तो आखिर प्रशासन में ये जो लैंगिक असमानता है, उस असमानता का क्या प्रभाव पड़ता है। देखेंगे आप कि 2022 में आईएएस में केवल 20% महिलाएं थी। शहरी नियोजन, परिवहन और इंजीनियरिंग में तो यह प्रतिशत और भी ज़्यादा कम है। पुलिस बल में केवल 11.7% महिलाएं हैं और वो भी डेस्क ड्यूटी में है। तो ये असमानता हमारे नीतियों की प्रभावशीलता को प्रभावित करती है। महिलाएं जो है वो सार्वजनिक परिवहन, मल्टी स्टॉप यात्रा और पड़ोस आधारित सेवाओं पर अधिक निर्भर रहती है। तो इस वजह से लैंगिक असमानता का हमारे देश की नीतियों की प्रभावशीलता पर नकारात्मक असर पड़ता है।
तो दोस्तों सवाल ये उठता है कि क्या महिला अधिकारियों की उपस्थिति शहरी नीतियों को अधिक समावेशी बनाती है। यानी कि इस आर्टिकल के शुरुआत में हमने जो बात की थी कि शहरी स्थानीय निकायों में, शहरी सेवाओं में, शहरी नीतियों में महिलाओं की उपस्थिति को बढ़ाया जाना चाहिए। तो क्या इससे जो नीतियां हैं वो अधिक समावेशी बनती हैं। तो दोस्तों देखेंगे आप आईसीआर, आईईआर और यूएन वुमेन के अध्ययन के अनुसार महिलाएं जो हैं वो पानी, सुरक्षा और सुरक्षा को प्राथमिकता देती है। महिलाएं कानून प्रवर्तन में सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाकर नागरिकों का विश्वास बढ़ाती है। फिर इसके अलावा आप देखेंगे कि लिंग संवेदनशील शहरी नियोजन के लिए लैंगिक विविधता वाली संस्थाएं भी जरूरी है। और लैंगिक विविधता तभी आएगी किसी भी संस्था में जब उसमें महिला अधिकारियों को शामिल किया जाए। तो इस तरीके से महिलाएं जो हैं वो सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाकर हमारे देश के कानून व्यवस्था में, हमारे देश की प्रशासनिक व्यवस्था में, हमारे देश के नागरिकों का विश्वास बढ़ाती है। तो ये जाहिर सी बात है कि महिला अधिकारियों की उपस्थिति से शहरी नीति जब अधिक समावेशी बनेगी, है ना। फिर भारत में जेंडर बजटिंग प्रभावी रूप से कार्य कर रही है या नहीं कर रही है, इस बात पे हम चर्चा करते हैं, क्योंकि महिलाओं को ध्यान में रखते हुए 2005-06 में भारत ने जेंडर बजट स्टेटमेंट की शुरुआत की थी। अब दिल्ली, तमिलनाडु और केरल ने काफ़ी अच्छे प्रयोग भी किए थे, जहाँ से वहाँ पे महिलाओं के लिए बसें चलाई गई, स्ट्रीट लाइटिंग की गई, पीपल्स प्लान कैंपेन चलाया गया। लेकिन शहरी स्थानीय निकायों में कमज़ोर निगरानी की वजह से, सीमित संस्थागत क्षमता की वजह से और टोकनवाद की वजह से हम देखते हैं कि महिलाएं जो हैं उन महिलाओं तक ये जो सारी काम किए गए हैं उन सारे कामों का असर कम पहुंचा है। फिर वैश्विक स्तर पर भी किन देशों ने महिला समावेशी नौकरशाही से क्या सीखा है। देखिए, हम वैश्विक स्तर पर भी कुछ उदाहरण देख सकते हैं जिसके माध्यम से ये पता चलता है कि महिलाओं को जब नीति निर्माण में शामिल किया जाता है तो ये नीतियां समावेशी बनती है। जैसे रवांडा में आप देखेंगे मातृ स्वास्थ्य और शिक्षा खर्च में वृद्धि देखने को मिली हमें। ब्राजील में अब प्राथमिक स्वास्थ्य और स्वच्छता को प्राथमिकता दिया गया। दक्षिण कोरिया में आप देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट व पब्लिक स्पेस में जेंडर इम्पैक्ट असेसमेंट लागू होता है। फिलीपींस में जो बजट है उसका 5% महिलाओं के खिलाफ हिंसा और बाल देखभाल इत्यादि पर खर्च होता है। तो ये सारे उदाहरण दिखाते हैं कि महिलाओं की जब नीति निर्माण में भागीदारी सुनिश्चित होती है तो नीतियां ज़्यादा प्रभावी और ज़्यादा न्याय संगत बनती है, जिसका उदाहरण आप इन 4 देशों के संदर्भ में देख सकते हैं। तो दोस्तों सवाल ये उठता है कि आखिरकार शहरी नौकरशाही में लैंगिक समानता कैसे लाई जा सकती है। तो सबसे पहले भर्ती में, प्रशिक्षण में और पदोन्नति में सुधार की जरूरत है। फिर नियोजन और इंजीनियरिंग में छात्रवृत्ति व कोटा को निर्धारित किया जाए ताकि महिलाओं की उसमें भागीदारी सुनिश्चित हो। इसके साथ साथ लैंगिक ऑडिट किया जाए, भागीदारी आधारित बजट तैयार किया जाए और स्थानीय जेंडर इक्विटी काउंसिल्स भी बनाए जाए। इस संदर्भ में कुदुम्बश्री जैसे मॉडल शहरी उपयोगों में शहरी छोटे शहरों में उपयोगी हो सकते हैं। तो दोस्तों इस आर्टिकल में कई सारी बातें की गई, जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने आपके साथ चर्चा की, और इन सारी बातों के आधार पे हमारा निष्कर्ष ये निकलता है कि भारत के शहरी भविष्य को यदि समावेशी, सुरक्षित और संवेदनशील बनाना है तो ये ज़रूरी है कि हम महिलाओं को सिर्फ प्रतिनिधित्व नहीं बल्कि प्रभाव का भी अधिकार दें। शहरों को महिलाओं के अनुभवों के साथ डिजाइन करना होगा, तभी वे सभी नागरिकों के लिए बेहतर काम कर पाएंगे। तो इस पूरी चर्चा के आधार पर ये 3 प्रश्न आपके सामने उपस्थित हैं। इन 3 प्रश्नों का आप आंसर लिख सकते हैं और आंसर लिख के मेरे आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जहां पे हमें महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में ये आर्टिकल देखने को मिलता है। अब इस आर्टिकल का संदर्भ है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के इतिहास में पहली बार एक अफ्रीकी महिला, जिसका नाम है क्रिस्टी कोवेंट्री, इनको अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो ये लेख जो है दोस्तों इस परिवर्तन की ऐतिहासिक, नीतिगत और राजनीतिक पृष्ठभूमि को समझाता है और इस नियुक्ति के निहितार्थों का विश्लेषण करता है कि महिला नेतृत्व, वैश्विक खेल नीति और भारत की रणनीतिक स्थिति के संदर्भ में इस नियुक्ति का क्या अर्थ है। तो दोस्तों इस आर्टिकल को भी हम अलग अलग क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले कि क्रिस्टी कोवेंट्री की ये जो नियुक्ति है वो ऐतिहासिक क्यों मानी जा रही है। दोस्तों क्रिस्टी कोवेंट्री आईओएसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, साथ ही वह अफ्रीका की ओर से चुनी गई पहली आईओसी प्रमुख भी हैं। इन्होंने दोस्तों जिम्बाब्वे के राजनीतिक संघर्षों के बीच एक ओलंपियन और एक मंत्री के रूप में कार्य किया है। तो इस बात से ये पता चलता है कि उनमें नेतृत्व और सहमति की ताकत है। तो यही उनका नेतृत्व है जो है वो एक नए दृष्टिकोण को और एक सहज संवाद की नीति को आगे बढ़ाएगा। तो नई आईओसी के अध्यक्ष के समक्ष प्रमुख वैश्विक और प्रशासनिक चुनौतियां क्या है, हम इसके बारे में भी बात करते हैं। देखिए,
इनके सामने सबसे पहली चुनौती होगी महिला एथलीटों की सुरक्षा और ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों की भागीदारी पर एक स्पष्ट नीति बनाना। फिर डोपिंग नियंत्रण, पारंपरिक बनाम नए खेलों के बीच संतुलन बनाना। नए खेल में आप जैसे ब्रेक डांसिंग को देखेंगे, ओलंपिक्स में इंक्लूड किया गया है। तो इनको इनके बीच में और पारंपरिक खेलों के बीच में किस प्रकार से संतुलन बनाया जाए। फिर रूस की वापसी जैसे राजनीतिक मुद्दे और अमेरिका के साथ संबंधों को संभालना, ये भी इनके सामने एक प्रमुख चुनौती है। इसके अलावा 2028 में लॉस एंजलिस ओलंपिक की तैयारी, माफ कीजिएगा, और 2036 ओलंपिक के मेजबान को लेकर मध्य पूर्व दावेदारी से जो जटिलताएं बढ़ेंगी, उन जटिलताओं से पार पाना भी इनके सामने एक प्रमुख चुनौती होगी। तो दोस्तों, ये जो नेतृत्व परिवर्तन है, ये ओलंपिक आंदोलन की पुनर्संरचना को किस ओर लेके जाएगा, आइए हम इस पे बात करते हैं। देखिए, पिछले जो अध्यक्ष थे, जो थॉमस बाक थे, उनके सख्त प्रशासकीय रवैये की तुलना में जो कवेंट्री है, इनकी नेतृत्व शैली ज़्यादा मानवीय और संवादपरक मानी जा रही है। इसका मतलब यह है कि जब भी वो कोई भी निर्णय लेती हैं, तो हमेशा अपने हितधारकों के साथ संवाद करती हैं, संवाद के माध्यम से ही वो किसी निर्णय पर पहुंचती है। इसके अलावा युवाओं को आकर्षित करने वाले कार्यक्रम, प्रायोजकों की विविधता और ओलंपिक मूल्यों के आधुनिकीकरण पर भी इनको काम करना पड़ेगा। तो भारत के लिए इस नियुक्ति का क्या महत्व है? दोस्तों, 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए भारत भी एक संभावित दावेदार है। तो क्रिस्टी कोवेंट्री की अध्यक्षता में एक समावेशी और विविधतापूर्ण दृष्टिकोण को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे भारत को वैश्विक खेल मंच पर प्रतिनिधित्व और दावेदारी, इन दोनों को बल मिल सकता है। तो आईओसी सदस्य नीता अंबानी क्रिस्टी की करीबी भी मानी जाती हैं, तो इससे भारत की स्थिति और भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है। तो महिला नेतृत्व के इस उदाहरण से दोस्तों क्या वैश्विक संदेश जाता है, हम इस पे बात करते हैं। देखिए, ये जो नियुक्ति है, ये वैश्विक खेल शासन में लैंगिक समानता और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को मान्यता देती है। अब आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट से, अफ्रीकी महाद्वीप से, ये पहली आईओसी की प्रमुख है। तो इससे ये पता चलता है कि पहले विश्व के अलग अलग क्षेत्रों के बीच में प्रमुख पदों पर आसीन होने वाले व्यक्तियों के बीच कितनी असमानता थी। तो ये क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को भी मान्यता देती है, साथ ही साथ लैंगिक समानता पर भी बल देता है ये जो नियुक्ति है। इसके अलावा ये महिला नेतृत्व को सिर्फ संकेत नहीं, बल्कि वास्तविक निर्णयात्मक शक्ति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और इस कदम के बाद वैश्विक संगठनों में भी महिला प्रतिनिधित्व की मांग को बल मिलेगा। तो ये दोस्तों इस पूरे आर्टिकल की बात थी जो मैंने आपके साथ की। तो इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष ये निकलता है कि क्रिस्टी कोवेंट्री की अध्यक्षता एक प्रतीकात्मक बदलाव मात्र नहीं है, विश्व खेल के शासन को नया आकार देने का एक अवसर है। इनकी पृष्ठभूमि, इनका अनुभव और इनका सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण इस बात की ओर संकेत करता है कि आने वाला समय ज़्यादा समावेशी होगा, निष्पक्ष होगा और एक उत्तरदायी वैश्विक खेल व्यवस्था का निर्माण का होगा। और इसमें भारत भी एक प्रमुख भागीदार हो सकता है। तो इस पूरी चर्चा के आधार पर आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में महिला नेतृत्व की स्थापना वैश्विक खेल शासन को कैसे प्रभावित कर सकती है, भारत के संदर्भ में इसका क्या महत्व हो सकता है। अगला जो दोस्तों इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, वो है यूएस के जो अभी अटैक हुए हैं ईरान के न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर, उससे संबंधित है। तो इसका कॉन्टेक्स्ट ये है दोस्तों कि 21 जून 2025 को अमेरिका ने ईरान के प्रमुख परमाणु स्थलों, जैसे इसमें फॉर्डो है, नतांज है और इस्फहान है, इन पर अत्यंत सटीक सैन्य हमले किए। अब ये हमला जो है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत किया गया था और इसका उद्देश्य ईरान की परमाणु समृद्धि क्षमताओं को निष्क्रिय करना था। तो पहला सवाल हमारे मन में ये आना चाहिए कि ये हमला कैसे और किन हथियारों के माध्यम से किया गया। तो देखिए, 7 B2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर्स ने फॉर्डो पर 30,000 पाउंड वजनी GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर बम गिराए थे। ये पहला मौका है जब इस बम का संचालनात्मक उपयोग हुआ था। फिर टोमाहॉक क्रूज मिसाइल्स को अमेरिकी पनडुब्बी से इस्फहान पर दागा गया और कुल मिलाकर 75 से ज़्यादा सटीक निर्देशित हथियारों का प्रयोग किया गया था। फिर दूसरा सवाल दोस्तों ये निकल के आता है कि क्या इन हमलों से ईरान की परमाणु क्षमताएं पूरी तरह समाप्त हो गई? तो अमेरिका ने कहा है कि तीनों साइट्स को गंभीर क्षति हुई है, लेकिन कुछ अधिकारियों ने फॉर्डो के पूर्ण विनाश पर संदेह जताया है। एनरिच्ड यूरेनियम के स्थान को लेकर अभी भी कोई स्पष्टता नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि इन तीनों स्थलों के अलावा भी ईरान के कई और स्थलों पर हमें एनरिच्ड यूरेनियम देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों इस पूरे संदर्भ में ईरान की प्रतिक्रिया क्या रही? ईरान ने प्रतिक्रिया स्वरूप कतर और इराक स्थित अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए। हालांकि ईरान ने यह दावा किया है कि हमलों की संख्या उसी अनुपात में की गई है जितनी अमेरिका ने बम गिराए थे।
अब ईरान की संसद एनपीटी से बाहर निकलने का भी विचार कर रही है, और जब एनपीटी से ईरान बाहर निकल जाएगा तो इसका वैश्विक परिणाम ये होगा कि पश्चिम एशिया का ये जो क्षेत्र है वो एक अंधे युद्ध के दौर में फंस सकता है। यहाँ पे हम देखेंगे छोटे से छोटे शक्तियाँ भी परमाणु सशक्त बनने की कोशिश करेंगे, और इस वजह से जो बड़े देश हैं उनका भी हस्तक्षेप इन देशों पे बढ़ेगा। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र एक वैश्विक संघर्ष को जन्म दे सकता है, एक ऐसे स्थिति को जन्म दे सकता है जहाँ पे केवल अविश्वास होगा, केवल एक दूसरे देश के प्रति भय होगा। तो दोस्तों, इस हमले का अंतर्राष्ट्रीय कानून और परमाणु नीति पर क्या प्रभाव पड़ा, आइए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, ईरान एनपीटी का हस्ताक्षर करता है, साथ ही साथ उसने जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो कि 2015 का है उसमें भी अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण स्वीकारा था। लेकिन इसके बावजूद बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय अनुमति के हमला करना अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन माना जा रहा है। एक और आर्टिकल में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि ये जो हमला है ईरान के ऊपर अमेरिका का, ये हमला यूएनएससी यानी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रासंगिकता पर भी सवाल उठाता है, क्योंकि सुरक्षा परिषद का एक अस्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद के बाकी सदस्यों से बातचीत किए बिना एक स्वतंत्र देश के ऊपर आक्रमण करता है। तो सुरक्षा परिषद ने इस पर कोई भी आनाकानी नहीं की, सुरक्षा परिषद ने इस पर कोई भी नाराजगी नहीं जताई। तो क्या सुरक्षा परिषद अभी भी प्रासंगिक है, इस बात पर भी सवाल उठता है। तो ये जो घटना है दोस्तों, ये अन्य देशों को भी परमाणु हथियार अपनाने की दिशा में धकेल सकता है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। तो भारत के लिए इस पूरी घटनाक्रम का क्या रणनीतिक महत्व है? देखिए, भारत के ईरान के साथ चाबहार परियोजना है, ऊर्जा साझेदारी है, मध्य एशिया कनेक्टिविटी में भी ईरान एक महत्वपूर्ण सहयोगी है। फिर क्षेत्रीय अस्थिरता की वजह से भारत की ऊर्जा आपूर्ति, औद्योगिक निवेश और रणनीतिक संपर्क ये सभी प्रभावित हो सकते हैं। तो भारत ने अभी तक तटस्थ रुख अपनाया है और शांति और संयम की अपील की है। तो दोस्तों, निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका द्वारा ईरान के साइट्स पर हमला केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं था, बल्कि यह वैश्विक परमाणु संतुलन, कूटनीति और कानून के लिए एक चेतावनी है। यदि ऐसे हमलों को वैधता दी गई तो दुनिया में एक नया न्यूक्लियर आर्म्स रेस शुरू हो सकता है, जो 21वीं सदी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। तो इस पूरी चर्चा के आधार पे दोस्तों, आप इस प्रश्न का जवाब लिख सकते हैं कि ईरान पर अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले ने एनपीटी को गहरा नुकसान पहुंचाया है। इस घटना के निहितार्थों का मूल्यांकन कीजिए। तो दोस्तों, ये कुछ साइट्स हैं, जैसे फॉर्डो के बारे में मैंने आपको बताया, नतांज है और इस्फहान है। ये 3 साइट्स हैं जिस पे अमेरिका ने हमले किए हैं। साथ ही साथ इसराइल ने ईरान के इन कुछ इलाकों पे आक्रमण किया है, ये आप देख सकते हैं। तो इसके साथ दोस्तों, आज का हमारा ये जो डिस्कशन है वो यहीं पे समाप्त होता है। यही वो बॉम्ब है जिसको फॉर्डो में गिराया गया था, और ये उस स्टेल्थ वेपन है, B-2 जो विमान है उसको आप देख सकते हैं, ये रहा। तो इस तरीके से आज के डिस्कशन में जितनी ज़रूरी बातें थी मैंने आपके साथ की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का डिस्कशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक रहा होगा, और आप हर आर्टिकल के अंदर जो प्रश्न दिया गया था उस प्रश्न का जवाब लिखने की ज़रूर कोशिश करें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो इस तरीके से दोस्तों, आज का डिस्कशन यहीं पे ख़त्म करते हैं, लेकिन जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलें, मेरे वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं डेली PDF अपलोड करता हूँ। इसके अलावा आप आंसर राइटिंग ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके साथ आप अपनी मेंस की तैयारी को काफ़ी अच्छा लेके चल सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल भी मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको तुरंत किसी भी वीडियो के अपलोड होने का नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।